इतिहास बताता है कि सरकारों ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए वो सब कुछ किया जो वो कर सकती थी। इसमें चोरी छुपे दूसरों की निजी बातें सुनना और उसे अपनी कुर्सी के लिए इस्तेमाल करना नई बात नहीं है। लेकिन सरकारें खुद कानून बनाकर जब दूसरों को इस काम के लिए सलाखों के पीछे भेजती हैं तो उससे भी किसी नागरिक को गैर कानूनी तौर पर जासूसी करने का कोई हक़ नहीं बनता, ख़ास तौर पर जब बात मीडिया, अपोजिशन और सरकार की गलत नीतियों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वालों की जासूसी की हो। पेगासस के ज़रिए जासूसी को सबसे पहले फ्रांस की फॉरबिडन स्टोरीज़ नामी ऑर्गेनाइजेशन ने किया। ये सॉफ्टवेयर नाजायज़ रियासत इसराइल का तैयार करता है, इसे सिर्फ हुकूमत ही खरीद सकती है। ये सॉफ्टवेयर किस तरह हुकूमतों को बेचा गया होगा आप इसराइल की पॉलिसी से जान जाते हैं। भारत वैसे दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क है जहाँ कानूनी तौर पर किसी शख्स की निजी मालूमात जमा करना या उस पर नज़र रखना या जासूसी करना पूरी तरह गैर कानूनी है और किसी शख्स को कुर्सी पर बिठाया इसलिए जाता है कि वो बनाए गए कानूनों की हिफाजत करे, उस पर अमल करे और देश में विकास करे। लेकिन अपने बुनियादी कामों के बिल्कुल उलट अगर सरकार ही जासूसी करने लगे तो हमारे भारत में जमहूरियत की हैसियत आप जान गए होंगे। भारत में गैर कानूनी जासूसी का ये पहला मामला नहीं है, लेकिन पेगासस ये सॉफ्टवेयर इतना ख़तरनाक है कि इसमें जासूसी के लिए बस जिसकी जासूसी करवानी हो उसका फ़ोन नंबर चाहिए होता है। एक बार फ़ोन नंबर आ गया कि मिस कॉल पर बग़ैर किसी इंक्रिप्शन के पूरा डेटा इसराइली कंपनी हासिल कर ले सकती है। यहाँ सबसे एक अहम और चीज़ ये है कि जो निगरानी की जा रही है वो दूसरे देश के ज़रिए हो रही है, यानी खुद अपने ही देश के आर्मी, BSF, रॉ, अपोजिशन, पत्रकार, जज और बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक और सामाजिक कार्यकर्ताओं तक के फ़ोन दूसरे देश का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहा है। तो देश की सुरक्षा के लिए खुद कितनी बड़ी चुनौती बनवा रही है अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। ये तो कुछ इस तरह है कि अपने देश की इंतहाई अहम मालूमात आप थाल में रखकर दूसरे ऐसे देश को फराहम कर रहे हैं जिसने सबसे ज़्यादा मानव अधिकारों का उल्लंघन किया है, जो देश पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बदनाम है और जिसने पूरी दुनिया में दहशत बना रखी है। वैसे भारत में जासूसी का ये पहला कांड नहीं है। इससे पहले साल 1988 में रामकृष्ण हेगड़े के ज़रिए जासूसी करवाई गई। 1997 में टाटा टेप्स, नीरा राडिया टेप, 2011 में प्रणब मुखर्जी की मनमोहन सिंह को उनकी जासूसी से मुताल्लिक़ चिट्ठी, मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2013 में गुजरात में उस वक्त जबकि वो मुख्यमंत्री थे स्नूप गेट का मामला मंजराम पर आया था। उस वक्त नरेंद्र मोदी पर आरोप लगे थे कि अमित शाह के इशारे पर कई लोगों की रिकॉर्डिंग की जा रही है, यहाँ तक कि पुलिस थानों के हवालदारों की तक बातचीत को रिकॉर्ड किया जा रहा था। भीमा कोरेगांव मामले में इंतहाई तशवीशनाक बात बताई गई थी कि जिसमें सामाजिक कार्यकर्ताओं के डिजिटल डिवाइसेस में उनकी इजाज़त की बिना पर ऐसी इन्फॉर्मेशन भरी गई थी जिससे कि उन्हें अपराधी साबित किया जा सके। पेगासस के ज़रिए जासूसी कितनी ख़तरनाक साबित हो सकती है या होती है, इस बात का अंदाज़ा इस तरह भी लगाया जा सकता है कि सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी NSO के मुताबिक कंपनी आतंक और गंभीर अपराध रोकने के मकसद से सिर्फ सरकारी इदारों या इंटेलिजेंस एजेंसियों को ही पेगासस बेचती है। अब अगर चलिए मान लेते हैं कि इसराइल पेगासस के ज़रिए मालूमात हासिल कर रहा है, तो क्या भारत में जिन लोगों के नाम की जासूसी हो रही थी वो आतंक या गंभीर अपराध में मुलविस हैं? मीडिया में गोदी मीडिया के भी कैसे ऐसे शख्स का नाम नहीं, कुछ सरकार में बैठे मंत्रियों में भी ऐसे 2 लोगों का नाम है जिनसे टॉप जोड़ी को ख़तरा था। सामाजिक कार्यकर्ता भी ऐसे हैं जिनकी बीजेपी या मोदी शाह से कभी नहीं बनी। इसके अलावा ताज़ा नाम रॉ, BSF और आर्मी के टॉप ऑफिसर्स के हैं। क्या इन लोगों की बातचीत इसराइल के पास नहीं जा रही? राहुल गांधी, ममता बनर्जी के अलावा प्रशांत किशोर का नाम शामिल है जिन्होंने साल 2014 में बीजेपी को सरकारी गद्दी हासिल करने में अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन बाद में वो TMC के साथ हुए और अब बंगाल से बीजेपी को साफ करवा दिया। बीजेपी पेगासस से अपना पल्ला झाड़ना चाहती है और वो खामोश है। किसी भी नागरिक की जासूसी से मुतालिक एक अहम बात यह भी है कि UN के क़वानीन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, यूरोपीय कमीशन के चार्टर में भी किसी की निजी मालूमात पर नज़र रखना पूरी तरह गैर कानूनी बताया गया है। एम्नेस्टी इंटरनेशनल ने पिछले साल 2020 में इसराइली रक्षा मंत्रालय से पेगासस पर पाबंदी लगाने की अर्जी दी थी क्योंकि इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए उसके कई कार्यकर्ताओं पर नज़र रखी जा रही थी। इस मामले में इसराइली अदालत ने मुकदमा खारिज कर दिया था क्योंकि इसराइली अदालत को पता है कि इसी सॉफ्टवेयर के ज़रिए वो दुनिया के किसी भी देश के अहम ओहदों पर बैठे लोगों की जासूसी कर सकती है। द वायर, जिसे फ्रेंच ऑर्गेनाइजेशन ने मालूमात दी, लिखता है कि पेगासस आम नज़र रखना नहीं है, ये जेब में जासूस लेकर चलने से भी आगे की बात है। द वायर ने लिखा कि एक विदेशी कॉरपोरेट कंपनी एक ऐसा जासूस नेटवर्क मुहैया करा रही है और उसे चलाती है जो एक देश की सरकार की तरफ से उस देश के निजी नागरिकों की निगरानी कर रही है। इसमें कुछ तो बहुत विश्वासघात वाली बात है। द वायर के मुताबिक NSO और भारत के बीच दोस्ताना लेन देन 2017 से शुरू हुआ, जब भारतीय मीडिया की भाषा में मोदी नेतन्याहू का ब्रोमांस चल रहा था, जब उन्होंने अपने पतलूनों के पांचे मोड़कर दूर समंदर तट पर कदम से कदम मिलाए। अपने पीछे उन्होंने जो छोड़ा वो रेत पर उनके कदमों का निशान नहीं था।
यही वो समय था जिसके आसपास इस सूची में भारत के फ़ोन नंबर्स दिखाई देने लगे। उसी साल भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का बजट 10 गुना बढ़ाया गया। ज़्यादातर बढ़ी हुई रकम साइबर सिक्योरिटी पर खर्च होनी थी। अब ये साइबर सिक्योरिटी कौन सी है, ये आप और मैं नहीं जानते, लेकिन यकीन से इस बात को भी कहा जा सकता है कि दिल्ली की तरह साइबर सिक्योरिटी नहीं थी, जहां 2 लाख CCTV कैमरे लगवाने के बावजूद भी दिल्ली दंगे हुए और असल आरोपी अभी तक नहीं पकड़े गए। निगरानी करना अलग है और जासूसी अलग। गैर कानूनी काम नागरिक करें तो उन्हें जेल में ठोस दिया जाता है, लेकिन वही काम अगर सरकार करे तो जिम्मेदार कौन होगा? जमहूरियत की हत्या करने में जब खुद जमहूरी ऐवान में बैठे नेता हों तो आप देश के लिए असल घातक कृत्यों के खुले तौर पर निशानदेही कर सकते हैं।